Assalamualaikum. My name is Sayyid Sohail Ahmed Shah and I am Assistant Professor in Computer Science. Today I am going to do first session of part 7 and the topic I am going to cover is the structures. These are the contents I will be going through. Introduction to structures, defining a structure, declaring variable of a structure, initializing structure variables, and accessing structure members. So let's have introduction to structure. Structure is a user-defined data type available in C that allows to combine data items of different kinds. Structure is a group of variables of different data types represented by a single name. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या बेसिक डेटा टाइप्स जो हम सी में यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर, इनको हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, इसी तरह सी लैंग्वेज में हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बना सकते हैं जिसको हम स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। स्ट्रक्चर में हम वेरिएबल्स के ग्रुप को इस्तेमाल करते हुए किसी भी एक एंटिटी के बारे में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया जिसमें स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, क्लास, एज, ग्रेड, ये सारी चीज़ें हम रिप्रेजेंट कर सकें, तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर में ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर का जो नाम है वो एक ही होता है, तो वो पूरा ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स जो है वो रिप्रेजेंट होता है एक ही नेम से। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड देन रिप्रेजेंट दैट स्ट्रक्चर बाय अ सिंगल नेम। स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिकॉर्ड। जिस तरह अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक रिकॉर्ड को इजीली रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सपोज यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट, you might want to store the following attributes about each student. Say for example, student roll number, student name, class and address. तो अगर अब हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में, अगर हमें या उसके रिकॉर्ड के बारे में डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसी स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट मेंबर्स हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, क्लास एंड एड्रेस। ओके, सो लेट्स सी हाउ कैन वी डिफाइन a structure in C language. To define a structure, you must use the struct statement. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या कीवर्ड हम यूज करेंगे, struct. The struct statement defines a new data type with more than one members. जिस तरह हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो एक पूरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है और रिकॉर्ड में हमेशा डिफरेंट मेंबर्स होते हैं जो उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। द फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने का पूरा फॉर्मेट या सिंटैक्स दिया गया है। अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो उससे सबसे पहले हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे जिस तरह यहाँ पे यूज किया गया है। स्ट्रक्ट स्पेस देने के बाद जिस नाम से हम स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं उसको पर्टिकुलर नाम देंगे, स्ट्रक्ट नेम। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, जो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है वो देने के बाद हमने डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो हमें बनाने हैं। डिफरेंट मेंबर्स जो हैं डेफिनेटली जिस तरह हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल में हमेशा उसका डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम हम देते हैं। इसी तरह उन मेंबर्स को हम ग्रुप की सूरत में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि पहले डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम या जिसको हम मेंबर नेम कह सकते हैं, फिर डेटा टाइप, मेंबर 2 नेम, डेटा टाइप, मेंबर 3 नेम,
एंड देन इस तरह एक रिकॉर्ड में जितनी भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितने भी उसके इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो हम यहाँ पे मेंबर्स की सूरत में दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन सेमीकोलन देंगे, तो ये आपका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक स्ट्रक्चर बनाना हो पर्सन के नाम का, तो हम उसको किस तरह बना सकते हैं। इस स्लाइड में ये एग्जाम्पल दिया गया है कि स्ट्रक्ट हमने लिखना होगा, उसके बाद स्पेस देने के बाद स्ट्रक्चर का नाम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्सन का स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम हमने पर्सन रखा, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट दिया, उसके बाद जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं या जो उसके मेंबर्स हैं वो हमने डिक्लेयर करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस पर्सन के स्ट्रक्चर में नेम, एज और सैलरी को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक कैरेक्टर नेम ले लिया, ठीक है, जिसके जो है वो 50 कैरेक्टर्स रखे हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाया मैंने यहाँ पे। उसके बाद इंटीजर एज एंड देन फ्लोट सैलरी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक पर्सन का स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें 3 मेंबर्स हैं। इसका मतलब है कि नेम, एज एंड सैलरी। इसका मतलब है कि पर्सन के बारे में 3 चीज़ें मुझे रिप्रेजेंट करनी है, द नेम ऑफ दैट पर्सन, द एज ऑफ दैट पर्सन एंड द सैलरी ऑफ दैट पर्सन। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। Here a derived type struct person is defined. Now you can create variables of this type. Okay. हमने अभी तक जो स्लाइड्स में पढ़ा है कि हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर को, तो उसके बाद जब हम एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करना होता है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर बनाने के बाद डायरेक्ट उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उस स्ट्रक्चर का पहले हमें वेरिएबल क्रिएट करना होगा, देन वी कैन यूज दैट स्ट्रक्चर। देयर आर 2 ways टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। इसमें आपको 2 तरीकों से आप जो है स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को हम बना सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट कि आप स्ट्रक्ट पर्सन, जिस तरह अभी हम एग्जाम्पल भी देख चुके हैं लास्ट स्लाइड में, स्ट्रक्ट पर्सन, और उसके हवाले से हमने 3 मेंबर्स को रिप्रेजेंट किया, नेम, एज एंड सैलरी, एंड देन वी आर क्लोजिंग द स्ट्रक्चर विद सेमीकोलन। उसके बाद हम अगर हमें वेरिएबल क्रिएट करना है तो हमें फिर स्ट्रक्ट पर्सन, स्ट्रक्चर का पूरा नाम लिखना है विद स्ट्रक्ट कीवर्ड, एंड देन स्पेस के बाद हम वो वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे हम उसको स्ट्रक्चर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे P1 के नाम से हमने एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, तो इस तरह हमारा एक P1 का वेरिएबल क्रिएट हो सकता है, या हम मल्टीपल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, P1, P2, P3, इस तरह हम कॉमा लगा के मल्टीपल वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जिस तरह P1 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि P1 will represent a structure of person and it will have all 3 members, name, age and salary. अच्छा, इसी तरह स्ट्रक्चर को हम एक दूसरे तरीके से भी उसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका यहाँ पे जो राइट साइड पे दिया गया है कि स्ट्रक्ट पर्सन, और उसके मेंबर्स हमने डिक्लेयर किए, और उसके बाद सेमीकोलन देने से पहले हमने वेरिएबल का नाम भी दे दिया। तो इस तरह भी हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना सकते हैं या उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। सो बोथ ऑफ दीज आर द वेज टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। Here P1 variable contains 3 members that are defined in a structure. Note: when a structure type is declared, no storage or memory is allocated. To allocate memory of a given structure type and work with it, we need to create variables. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सिर्फ स्ट्रक्चर जब हम क्रिएट करते हैं
तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने से जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने से मेमोरी एलोकेट नहीं होती जब तक हम स्ट्रक्चर बनाने के बाद वेरिएबल क्रिएट नहीं कर लेते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे P1 वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अगर हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर रहे और जस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करने से मेमोरी एलोकेट नहीं होती, ये आप जहन में रखिएगा। ओके, so after defining structure, declaring the variable of structure, now we can initialize the variable as well. जिस तरह हमने पहले देखा है कि जब हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर a, और उसको हम वैल्यू असाइन करते हैं, तो जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसी वक्त वैल्यू भी असाइन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इसी तरह हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं और वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसी तरह हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, पर्सन का स्ट्रक्चर हमने बनाया, 3 मेंबर्स बताए, नेम, एज एंड सैलरी। उसके बाद हमने स्ट्रक्ट स्पेस पर्सन स्पेस P1, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्ट पर्सन जो है, जो कि एक स्ट्रक्चर है, उसका हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं P1 के नाम से, लेकिन हम उसी वक्त उसको वैल्यूज भी दे रहे हैं, इसका मतलब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो क्योंकि स्ट्रक्चर जो है एक ग्रुप डेटा आइटम होता है, तो और इसमें 3 मेंबर्स यहाँ पे हमने दिए हैं, नेम, एज एंड सैलरी, तो उसको असाइन करने के लिए P1 के बाद इक्वल, देन कर्ली ब्रैकेट, देन यू कैन गिव द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट मेंबर। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज द नेम। देन क्योंकि नेम इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू जो है सलमान डबल कोटेशन में दी। उसके बाद कॉमा देने के बाद जो दूसरा मेंबर है दैट इज द एज। एज के लिए हमने यहाँ पे 23 वैल्यू दी। कॉमा के बाद जो थर्ड मेंबर है दैट इज सैलरी, तो सैलरी के लिए हमने 23,000.0 वैल्यू दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे एक P1 के नाम का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, और उस स्ट्रक्चर के क्योंकि 3 मेंबर्स हैं, तीनों को वैल्यू असाइन हो जाएगी। जो फर्स्ट मेंबर है नेम है, उसको सलमान असाइन हो जाएगा, एज को 23 असाइन हो जाएगा, एंड सैलरी को 23,000.0 असाइन हो जाएगा। सो दिस इज द वे यू कैन इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर वेरिएबल। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर्स। हमने पहले देखा कि हम स्ट्रक्चर किस तरह बना सकते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमने क्रिएट किया, उसके बाद हमने ये देखा कि हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब है उसको हम वैल्यूज कैसे दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उसी स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मेंबर्स कैनॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड इन एक्सप्रेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसका वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उनके मेंबर्स को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि हमें उस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करना है। लेकिन किस तरह, अभी हम यहाँ पे देखेंगे। टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, जिसको हम डॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका मतलब है कि वी कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ दैट स्ट्रक्चर यूजिंग डॉट ऑपरेटर। They are accessed by using the name of structure variable followed by a dot and then the name of member variable. इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर किसी एक मेंबर को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर का वेरिएबल, उसके बाद हमने डॉट लगाना होगा, उसके बाद हमें मेंबर वेरिएबल का नाम हमें लिखना होगा। इसी तरह हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे
नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, structure person, and then person structure has 3 members, name, age and salary. यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ इस लाइन में हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और वेरिएबल क्रिएट करने के साथ साथ उसको हम इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि P1 is a structure variable and the Salman 23 and 23,000 are 3 values of 3 members of that person structure. उसके बाद हमें अगर उसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल की कोई एक वैल्यू एक्सेस करनी हो, फॉर एग्जांपल मुझे P1 जो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसका एक मेंबर है सैलरी, उसको मुझे एक्सेस करना है या उसको मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो उसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा? तो यहाँ पे जिस तरह दिया हुआ है printf द सैलरी इज %f, क्योंकि सैलरी इज अ फ्लोट डेटा टाइप, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %s दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे उस वेरिएबल को हम किस तरह एक्सेस करेंगे? तो सबसे पहले तो हमने जो स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल बनाया है P1 वो हम यहाँ पे दे रहे हैं और उसके बाद डॉट लगा के हम उस पर्टिकुलर मेंबर का या मेंबर वेरिएबल का हम नेम एक्सेस करेंगे, जिस तरह यहाँ पे P1.salary। तो उसका मतलब ये होगा कि क्योंकि P1 के जो थर्ड मेंबर सैलरी है उसको वैल्यू दी गई, यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया 23,000, तो उसको अगर हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे P1.salary लिखेंगे, तो सैलरी वाला मेंबर वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें नेम एक्सेस करना होता तो हम P1.name लिखते। इसी तरह एज हमें अगर एक्सेस करनी होती तो उसके लिए फिर हम P1.age यहाँ पे लिखते। So this is the way you can access the members of a structure variable using dot operator, या जिसको हम member access operator भी कहते हैं। Okay, let's have the example of this structure. इस complete program में सारी चीजें इस्तेमाल की गई जो अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं कि यहाँ पे जो है एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें हमने 2 मेंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, integer id, it means the id of that employee and the name of that employee। 2 मेंबर्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो एम्प्लॉय का बनाया है। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद स्ट्रक्चर का यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया जा रहा है, वेरिएबल E1। उसके बाद हम E1 वेरिएबल के थ्रू उसके दोनों मेंबर वेरिएबल्स जो हैं उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में अगर आईडी को और नेम को मुझे वैल्यूज असाइन करनी है तो हम इससे पहले एक मेथड देख चुके हैं, या तो हम इनिशियलाइज कर लें, अगर हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो हम उसको वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं 1 by 1। तो वो असाइन किस तरह होगा कि यहाँ पे हमने वेरिएबल यूज किया है E1 देन डॉट id। इसका मतलब है कि हम E1 का id मेंबर एक्सेस कर रहे हैं, उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो 101 is a value that will be assigned to the id member of E1 variable of structure। इसी तरह दूसरा मेंबर जो है that is the character string, और हमें पता है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग को जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो देन वी यूज strcpy फंक्शन, बिकॉज यू कैन नॉट असाइन स्ट्रिंग वैल्यू डायरेक्टली यूजिंग द इक्वल साइन। तो यहाँ पे हमने strcpy फंक्शन यूज किया हुआ है और यहाँ पे हमने कहा कि E1.name, देन उसको वैल्यू हमें क्या देना है, यहाँ पे मैंने दिए कामरान अहमद, that is the value which will be assigned to the name member of E1 variable। okay, उसके बाद अगर हम इन दोनों मेंबर वेरिएबल्स को प्रिंट करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमने printf दिया the employee id। उसके बाद क्योंकि employee id is a integer data type तो यहाँ %d एंड देन यहाँ पे हमने E1 डॉट id करके उसको एक्सेस किया है। इसी तरह एम्प्लॉय नेम जो अभी हमने वैल्यू असाइन की है उसी को प्रिंट करना है, तो देन यहाँ पे
printf employee name %s, देन यहाँ पे e1 डॉट नेम हमने एक्सेस किया। इसी एग्जांपल को हम कोड ब्लॉक में रन करके देखते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्ट की वर्ड यूज करेंगे। एम्प्लॉय, क्योंकि हम एम्प्लॉय के नाम से स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स देंगे। उसके बाद हम मेंबर्स को डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो मेंबर है दैट इज आईडी। उसके बाद कैरेक्टर नेम, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो हमें उसकी वैल्यू देनी है कि कितने कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग हमें क्रिएट करना है। से फॉर एग्जांपल 30 कैरेक्टर्स। ओके, इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। आफ्टर क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर वी क्रिएट द वेरिएबल ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो उसका तरीका क्या होगा, हमें दोबारा स्ट्रक्ट लिखना होगा, देन द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर व्हिच इज एम्प्लॉय, एंड देन वेरिएबल नेम। e1 के नाम से मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो वी हैव क्रिएटेड द वेरिएबल ऑफ दैट स्ट्रक्चर। e1 के नाम से हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू असाइन द वैल्यूज टू द member variables of e1. To access the member variables, we use the dot operator. So first of all we write the structure variable which is e1, then we use dot operator, and then I will say id. It means I am accessing the id member variable of e1 equal 101, then e1 variable I will assign, because I am using character string, I will use strcpy function to copy the string to a variable. I will say e1 name should be assigned the value Salman Ahmed. So I have assigned values to both of these member variables, id and name. Now I can access both of these variables to print their values. So I will use printf. I will say the id of employee is, then %d, and then e1 dot id. Then I will say printf /n, the name of employee is %s because it is a string, then e1 dot name. So we have created a structure. After creating the structure, we created variable of a structure by the name e1. Then we assign the values to both the member of e1 variable, id 101 and then name Salman Ahmed. Then I am going to print both of these values on the screen. Let's compile and run this program. So you can see here the id of employee is 101, the name of employee is Salman Ahmed. So with the help of structure we can create the record like
data type. You can create your own data type with the help of a structure, and you can represent many attributes of one entity. So this was the information about the structures, creating the structure, declaring the variable, initializing the structure, and then accessing the members of structure. So that's all for the first session of part 7, which is the structures. And in next session of a structure, I will provide more information about the structures.